इस वीडियो में हम आज देखेंगे अवलोकन के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक घटनाएं विविध और जटिल प्रकृति की होती हैं और हम सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन जो है वो एक ही प्रकार के अवलोकन से नहीं कर सकते। कभी तो एक अकेला अध्ययनकर्ता ही संपूर्ण घटना की जानकारी कर लेता है, लेकिन किंतु कभी कभी क्या होता है कि अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता होती है। बहुत से विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो अपने अपने विषय से संबंधित होते हैं। कभी हम देखते हैं कि अध्ययनकर्ता अध्ययन के समय स्वयं पर नियंत्रण रखता है, तो कभी अध्ययन किए जाने वाले समूहों पर हम कहें कि समूह पर भी नियंत्रण रखता है। कभी अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी समूह का एक हिस्सा बनकर अध्ययन करता है, तो कभी अनुसंधानकर्ता अवलोकित समूह से दूर बैठकर अध्ययन करता है, उसका निरीक्षण करता है, देखता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं सब बातों की वजह से अवलोकन के विभिन्न प्रकारों का विकास हुआ। हम किसी भी एक प्रकार के अवलोकन से सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते। ये हमारी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि घटनाएं समाजशास्त्र में, या हम कहें कि समाज की जो घटना होती हैं, सामाजिक घटना होती हैं, बड़ी जटिल प्रकृति की होती हैं। उनमें विविधता हमें देखने को मिलती है। तो जहाँ हमको उनमें विविधता देखने को मिलती है, जटिलता देखने को मिलती है, उनके सबको अध्ययन करने के लिए समय समय पर अवलोकन के भी यानी अलग अलग प्रकारों का विकास हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि अवलोकन के जो विभिन्न प्रकार हैं वह कौन कौन से हैं। तो सामान्यतः अवलोकन को पहले 3 भागों में बांटा है: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन का जहाँ तक सवाल है, तो यह अवलोकन वह अवलोकन होता है जहाँ दोनों, ये नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकनों द्वारा किसी को जब हम समूह का जब अध्ययन करते हैं, तो वहाँ किसी पर भी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं तो अवलोकनकर्ता अपने पर स्वयं पर नियंत्रण करता है, और नहीं अवलोकित समूह पर वहाँ नियंत्रण किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, यहाँ स्वतंत्र रूप से अवलोकनकर्ता जो है वह अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में जब अवलोकनकर्ता अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी भी प्रकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। अवलोकनकर्ता घटनाओं का उनके वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप में ही जब अध्ययन करने का प्रयास करता है या अध्ययन करता है, तो उसे अनियंत्रित अवलोकन की संज्ञा दी जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता है। किसी प्रकार की योजना नहीं होती है। वहाँ अवलोकनकर्ता बिल्कुल स्वतंत्र होता है। अवलोकित समूह जो होता है वह भी बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कोई किसी प्रकार का किसी पर नियंत्रण नहीं होता है। वहाँ अवलोकनकर्ता जाता है और अपने स्वतंत्रता पूर्वक समस्त इंद्रियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों को इकट्ठा करता है, तो उसे अनियंत्रित अवलोकन की संज्ञा दी जाती है। इसके बारे में गुडे एवं हार्ट
एक साधारण अवलोकन मानते हैं। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र की जहाँ तक बात है, तो सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन एक, हम कहें कि एक बहुत प्राचीन विधि है। बहुत प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता रहा है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए गुड्डे एवं हार्ट ने एक जगह लिखा था कि सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका अधिकांश भाग अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है, चाहे फिर वो सहभागी हो या सहभागी अवलोकन। तो इस कथन से गुड्डे ने जो ये बात कही है, इस कथन से एक अनियंत्रित अवलोकन का हम कहें कि महत्व जो है, उसकी जो उपयोगिता है, वह स्वतः ही अपने आप में स्पष्ट हो जाती है कि जितना भी अभी तक का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है मानव समाज के बारे में, तो अवलोकनकर्ताओं ने या अनुसंधानकर्ताओं ने इनके बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अनियंत्रित अवलोकन के माध्यम से ही प्राप्त किया है। अनियंत्रित अवलोकन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए एक जगह पीवी यंग ने भी ये लिखा कि अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सतर्कतापूर्वक जांच करते हैं, जिनमें यथार्थ के यंत्रों की प्रयोग अथवा निरीक्षण की हुई घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। तो इन बातों से स्पष्ट हो गया कि अनियंत्रित अवलोकन एक वह अवलोकन विधि है जिसके माध्यम से जब अवलोकनकर्ता किसी भी समूह का अध्ययन करता है, किसी भी समाज का जब अध्ययन करता है, तो वहाँ दोनों पक्षों में से किसी पर भी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। न तो अवलोकित समूह को नियंत्रित किया जाता है और न अनुसंधानकर्ता को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार से जब कोई अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है, तथ्यों को संकलन किया जाता है, तो उस विधि को अनियंत्रित अवलोकन के नाम से जाना जाता है। अब इसको 3 भागों में बांट दिया, जिसमें पहला है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का जहाँ तक तात्पर्य है, हमें साधारण शब्दों में यदि देखें, समझें, तो सहभागी अवलोकन हम उस अवलोकन को कहते हैं जिसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह का एक सदस्य बनकर उसमें रहता है, उनकी क्रियाकलापों में भाग लेता है, उनके दैनिक जीवन में भाग लेता है और उसके दरमियान ही वह उस समूह का अवलोकन भी करता जाता है। तो ये एक जो विधि है उसे सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। सहभागी अवलोकन के जहाँ तक कुछ परिभाषा दी समाजशास्त्रियों ने, जिसमें हम यहाँ पहली परिभाषा पीवी यंग के द्वारा देखते हैं, और पीवी यंग ने जो बात कही है वो है कि सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है। तो सहभागी अवलोकनकर्ता या सहभागी अवलोकन वह अवलोकन है जहां अवलोकनकर्ता, अध्ययनकर्ता, अनुसंधानकर्ता जिस समूह का अध्ययन कर रहा है वह उसके जीवन में रहता है तथा भाग लेता है। यहाँ हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लो हमको किन्हीं कैदियों की अध्ययन करना है, तो वहाँ अवलोकनकर्ता जेल में जाके संपर्क करेगा, जेलर से संपर्क करेगा, वह अपना उद्देश्य बताएगा और उसके तहत उसको उस जेल में जेलर जो है एक कैदी के रूप में जेल में उसको रखेगा। तो वहाँ एक अनुसंधानकर्ता जो है, अवलोकनकर्ता जो है, वह कैदी बनकर रहेगा, कैदियों के बीच रहेगा, उनके साथ खाना खाएगा, उनके साथ रहेगा, उनके साथ खेलेगा, उनके साथ सोएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि कैदियों को भी ये लगेगा कि हाँ, ये भी कोई कैदी है।
और उस रूप में वह उनका अवलोकन भी करता रहेगा, उनके क्रियाकलापों को पर नज़र रखेगा, उनकी हम कहें कि उनकी बातों पर नज़र रखेगा। तो इस तरीके से जो अवलोकन होते हैं या अनुसंधान करता है, इस तरीके से जब अध्ययन करता है, जब वह अवलोकित समूह का एक सदस्य बन जाता है, तो उस अवलोकन को सहभागी अवलोकन कहा जाता है। यहाँ हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। मान लो हम फुटपाथ पर रहने वाले लोगों का जब अध्ययन करना चाहें, उनके जीवन का अध्ययन करना चाहें कि उनका जो जीवन है वो किस प्रकार से गुजरता है, किस प्रकार से उनमें शादी संबंध होते हैं, किस तरीके से उनकी यानी वो अपनी दिनचर्या उनकी जो होती है, यदि हम उसका अध्ययन करना चाहें तो अवलोकनकर्ता को भी, या हम कहें कि हम अध्ययन यदि करना चाहते हैं तो हमको भी वहाँ फुटपाथ पर उनके साथ में, उनके पास में अपना भी एक बिस्तर लगाना पड़ेगा, हमको वहाँ रहना पड़ेगा, वहीं सोना पड़ेगा, वहीं खाना पड़ेगा जैसा कि वो लोग करते हैं। और यह सब करते हुए हम उनके व्यवहारों पर भी नज़र रखेंगे और नज़र रखते हुए उसको नोट करते रहेंगे और हम उनसे संबंधित जानकारियों को प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से जब तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है अवलोकन के माध्यम से किसी समूह का, तो उसको सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। वहीं एक परिभाषा यहाँ लुंडबर्ग ने सहभागी अवलोकन की दी है और वो कहते हैं कि अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतया घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह समुदाय में बस जाता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। दोनों की परिभाषा वही हैं, उन्होंने भी वही सहभागी अवलोकन की वही बात कही है कि वहाँ अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह यानी जिसका भी वो अध्ययन कर रहा है उस समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतः घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, यानी पूरी तरह से उनमें घुल मिल जाता है, उन सदस्यों में पूरी तरह घुल मिल जाता है, हर क्रिया में, हर फंक्शन में, हर उनके कार्य में वो भाग लेता है। तो वहाँ उनमें आपस में घनिष्ठता हो जाती है और जब घनिष्ठता हो जाती है तो वो यही मान के चलते हैं कि ये भी हम जैसा है, ये हमारा सदस्य है, हमारे परिवार का सदस्य है। तो वहाँ फिर जो है वहाँ कोई हम कहें कि कोई व्यवहार में दिखावा नहीं आता है, वहाँ व्यवहार में एक हम कह सकते हैं कि वास्तविकता बनी रहती है। तो इस प्रकार के जो अवलोकन हैं वो उनके दैनिक जीवन में भाग भी लेगा, सब कुछ यानी कुल मिला के जिस प्रकार से हम अपने परिवार में रहकर अपने सभी गतिविधियों में जहाँ भाग लेते हैं, सभी से हम बातचीत करते हैं, सभी से हम घुले मिले रहते हैं और अपना जो व्यवहार करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ अवलोकनकर्ता भी उसका एक सदस्य बन के रह जाता है और सदस्य बन के रहकर यानी उनका वो अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है और तथ्यों का संकलन करता है। तो इस प्रकार का जो अवलोकन है उसको सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। इन परिभाषाओं का यदि हम सार देखें तो हम कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और जहाँ तक है वो उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। तो मैं जानता हूँ कि हाँ, बात अब अवलोकन की स्पष्ट हो गई होगी कि अवलोकन क्या है और अवलोकन में भी एक अवलोकन का जो प्रकार है अनियंत्रित, और अनियंत्रित अवलोकन का भी एक जो प्रकार आगे इसको और आगे भागों में बांटा है, तो उसका जो भाग है सहभागी अवलोकन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही देखेंगे, इसे आगे वाले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।